हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रेफ्रिजरेंट के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रेफ्रिजरेंट क्या है, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स है उसके रेफ्रिजरेंट, उसके बारे में हम लोग विस्तार में आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक दोस्तों जरूर देखिए, ठीक है। देखिए, तो पहला हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि देखिए रेफ्रिजरेंट होता क्या है। ओके, रेफ्रिजरेंट होता क्या है। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि हीट जो होता है वो फ्लो करता है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक। हीट कैसे फ्लो करता है, हम सभी को पता है कि हीट जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करता है, ठीक। लेकिन मैं आपको बोलूं कि अगर मैं उल्टा हीट को मतलब फ्लो करवाऊं तो क्या ये पॉसिबल है? तो बहुत लोग शायद बोलेंगे कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों पॉसिबल है। और कब पॉसिबल है? जब कुछ वर्क किया जाए, वर्क सप्लाई कर दिया जाए सिस्टम में, तो फिर हीट जो है वो फ्लो कर सकता है, दैट इज फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ओके, हीट फ्लो कर सकता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक। लेकिन कब? जब हम कुछ वर्क देंगे, कुछ वर्क सप्लाई करेंगे, तब हो सकती है। और उसी वर्क को करने के लिए, उसी वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए एक मीडियम चाहिए। ओके, उसी वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए एक मीडियम चाहिए। ओके, उसी मीडियम को क्या बोला जाता है? रेफ्रिजरेंट बोला जाता है, ठीक है। उसी मीडियम को क्या बोला जाता है? रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। ओके, जो कि हीट को खींचता है। ये रेफ्रिजरेंट क्या करता है? सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो आप सभी ने के घरों में है। ओके, तो वहां पर भी क्या होता है? ये रेफ्रिजरेंट जो आम भाषा में लोग बोलते हैं, अरे गैस यूज होता है, एसी में गैस खत्म हो गया। तो वही जो गैस बोल रहे हैं ना, आम भाषा में लेमैन के लैंग्वेज में हम बोला जाए तो गैस बोलते हैं लोग। ओके, लेमैन के लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको गैस बोलते हैं, लेकिन असल में वो गैस नहीं है दोस्तों। ओके, वो रेफ्रिजरेंट है। ओके, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर मैं आपको रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो हीट वो कहां से खींचता है? ये रेफ्रिजरेंट हीट को खींचता है दोस्तों फ्रॉम द स्पेस, फ्रॉम द अवेलेबल स्पेस। जो भी अवेलेबल स्पेस जहां पर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब जहां पर आप स्टोर कर रहे हो, ये रेफ्रिजरेंट क्या करता है? वो हीट को खींचता है, उसी वाले स्पेस से हीट को खींचता है। फिर कहां उसको, वो हीट को कहां छोड़ देता है? वो डिलीवर कहां कर देता है? एटमॉस्फेयर पे उसी हीट को वो लिबरेट कर देता है, वो डिलीवर कर देता है और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारा एक पर्टिकुलर स्पेस में। जब हीट खींच लेगा सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल से, तो जाहिर सी बात है हीट जब खींचेगा तो फिर उसी स्पेस में, उसी अवेलेबल स्पेस में कूलिंग इफेक्ट मिलेगी। ओके, तो ये होता है रेफ्रिजरेंट का काम। ओके, तो आई होप आपको रेफ्रिजरेंट का जो है उसका बारे में आपको समझ में आ गई होगी कि रेफ्रिजरेंट एक हीट कैरिंग मीडियम है। उसको हम लोग बोल सकते हैं एक हीट कैरिंग मीडियम। ओके, हीट कैरिंग मीडियम। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? रेफ्रिजरेंट के कितने टाइप्स है। ओके, तो उसके दो टाइप्स है, एक है हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और दूसरा है हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अब ये रेफ्रिजरेंट क्या है? अभी हमें तो पता चला कि रेफ्रिजरेंट ठीक है, हीट को खींचता है और फिर बाहर उसको एटमॉस्फेयर में लिबरेट करता है, ठीक। रेफ्रिजरेंट का जो डेफिनेशन है वो अब तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि रेफ्रिजरेंट के कितने टाइप्स है। तो देखिए दोस्तों, दो टाइप्स है उसके रेफ्रिजरेंट, एक है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और दूसरा है हमारा क्या सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो अब ये दोनों क्या है? अभी पहले क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या है? which takes place directly in the refrigeration system. The refrigerant which takes place directly in the refrigeration system is known as primary refrigerant.
प्राइमरी रेफ्रिजरेंट उसी को बोला जाता है जो कि डायरेक्टली टेक पार्ट करता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, उसको बोला जाता है क्या, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर से आप बोल सकते हैं कि अमोनिया, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल द हालो कार्बन रेफ्रिजरेंट, दे आर ऑल द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ओके, लेकिन ऐसे डेफिनेशन बोल दूं, एग्जाम्पल्स बोल दूं तो शायद आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे कि क्या है प्राइमरी। और विस्तार से मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम की तरफ लेके जाती हूं। देखिए, यह है वेपर कंप्रेशन सिस्टम वर्किंग विथ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ओके, ये जो है वेपर कंप्रेशन सिस्टम वर्किंग विथ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, मतलब जो भी आप हमारे जो कोल्ड स्टोरेज है ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम में ही तो काम करता है। ओके, आपका रेफ्रिजरेटर बोले वहां पर भी वेपर कंप्रेशन सिस्टम से ही काम करता है। फ्रिज बोले, फ्रिज भी वही वेपर कंप्रेशन सिस्टम में काम करता है और उसी में प्राइमरी रेफ्रिजरेंट ही यूज होता है, उसमें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट ही यूज होता है और वो डायरेक्टली टेक पार्ट करता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। आइए थोड़ा ब्रीफली मैं डिस्कस करती हूँ वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। ओके, देखिए दोस्तों, ये जो मैं यहां बोल रही हूं कि ना कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यहां पर इन्वॉल्व है, तो कैसे, देखिए दोस्तों, इवापोरेटर से कहां पर जाता है वो रेफ्रिजरेंट, क्या करता है, कंप्रेसर में जाता है। ओके, कंप्रेसर में जाता है तो जाहिर सी बात है कि जब कंप्रेसर में जाएगा तो फिर वो कंप्रेस होगा टू हायर प्रेशर, हायर टेम्परेचर। ओके, देन इट विल गो टू द ऑयल सेपरेटर, ऑयल सेपरेट होती है, कभी कभी लगा रहता है, कभी कभी नहीं लगा रहता है। फिर वो कहाँ जाता है, कंडेंसर ट्यूब्स में जाता है। ठीक है, कंडेंसर ट्यूब्स में जाता है और फिर वहां से कंडेंसर, आपको पता है कि वो एक हीट एक्सचेंजर है, तो फिर रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, हीट को एक्सचेंज कर देगा टू द एटमोस्फियर, फैन लगी रहेगी। ओके, तो यहां पर क्या होगा, वो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, हीट एक्सचेंज कर देगा एटमॉस्फेरिक एयर के साथ और फिर यहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। रेफ्रिजरेंट जो वेपर स्टेज में था वो धीरे धीरे होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये होगा आपका रिसीवर, जहां पर लिक्विड कलेक्ट होती है, जहां पर रेफ्रिजरेंट जो है वो कलेक्ट होती है। फिर ये रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, अभी थ्रॉटल भाल्व में जाता है। ठीक है, वो कहां जाता है, थ्रॉटल भाल्व में जाता है। थ्रॉटल भाल्व में क्या होगा, उसका जो प्रेशर, जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर, टेम्परेचर, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फिर वो कहां जाएगा, इवापोरेटर में, ट्यूब्स में जाएगा। ठीक, इवापोरेटर ट्यूब्स में क्या होगा, वो फिर हीट को खींचेगा। देखिए आप एरो डायग्राम से देख पा रहे हो कि हीट को वो खींचेगा। कहां से हीट को खींचेगा, फ्रॉम द, सपोज मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैंडविचेस, ब्रेड, बेवरेजेस, जो भी हो। अगर मैं एसी की बात करूं तो ये जो इवापोरेटर होगा वो किसमें से हीट को खींचेगा, फ्रॉम द ऑक्यूपेंट्स, लाइट एंड ऑल व्हाटएवर थिंग्स आर देयर इनसाइड दैट रूम, इट विल एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम इट। ओके, तो ये इवापोरेटर हीट खींचेगा, सॉरी इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट खींचेगा, फिर वो धीरे धीरे करके क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो लिक्विड में जो एंटर किया था वो धीरे धीरे हीट को खींचने के बाद उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा और फेज ट्रांसफॉर्मेशन होके वो फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो धीरे धीरे करके वेपर में कन्वर्ट होके फिर कहाँ जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा। तो ये से साइकिल जो है, ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यूसली मतलब कंटिन्यूसली होती है, ऑपरेट होती है और फिर हमें कूलिंग इफेक्ट मिल पाती है। ठीक, ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो कि रेफ्रिजरेंट जो है वो डायरेक्टली टेक पार्ट कर रहा है, उसका कोई माध्यम नहीं है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये जो रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट जो यूज कर रहे हैं वो डायरेक्टली टेक पार्ट कर रहा है कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्या ये रेफ्रिजरेंट जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वो अपना काम कर रहा है, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटल वाल्व, उसमें वो डायरेक्टली जा रहा है और साइकिल को, वेपर कंप्रेशन साइकिल को वो एग्जीक्यूट कर रहा है। वो किसी के ऊपर, वो जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, किसी के ऊपर भी वो डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। रेफ्रिजरेंट व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, ओके, व्हिच डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि डायरेक्टली टेक पार्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। ठीक, ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी देखेंगे हम टाइप्स ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। अभी जो ये, अब ये तो हम लोगों ने जान लिया कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट मतलब
the refrigerant which is directly taking part in refrigeration system. लेकिन उसके भी बहुत सारे अभी टाइप्स है. ओके, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में. ओके, कितने टाइप्स ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है. ओके, देखिए पहला है हमारा हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट. क्या है हमारा? हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट. ओके, तो they are synthetically produced, that means they are not naturally produced. वो naturally produce ही नहीं होते, they are synthetically produced and are known as freon group of refrigerants. ओके, ये हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग फ्रीऑन ग्रुप भी बोलते हैं, फ्रीऑन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, राइट. एंड एग्जांपल्स इंक्लूड क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन आटम्स. ओके, तो उसमें क्या है कि हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट में आपको मिलेगा आटम्स, क्लोरीन आटम्स मिलेंगे, फ्लोरीन आटम्स मिलेंगे, कार्बन आटम्स मिलेंगे. ठीक, तो इसको बोला जाता है फ्रीऑन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स. ओके, ये बहुत मतलब पहले क्लोरीन यूज किया जाता था, R11, R12 ये सब यूज किया जाता था, लेकिन फिर उसमें क्लोरीन आटम्स जो रहते थे ना वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट करते हैं. ओके, उसके वजह से क्या होता था कि अल्ट्रावायोलेट रेज जो है वो एटमॉस्फेयर में एंट्री होता था. तो एनवायरमेंट इनडायरेक्टली जब हम क्लोरीन आटम्स यूज करके रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, कोई भी रेफ्रिजरेटर हो या फिर कोल्ड स्टोरेज हो, तो वो एटमॉस्फेयर के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट करता है, फिर उसके बाद अल्ट्रावायोलेट रेज एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल टू आवर स्किन. ओके, तो इसके वजह से अभी क्या कर रहे हैं कि फ्लोरीन आटम्स यूज करते हैं. ठीक, तो अभी उसके बाद थोड़ा डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट के कुछ एग्जांपल्स. देखिए R11, ओके, रेफ्रिजरेंट नंबर R11, इसको क्या बोला जाता है? ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन. ओके, which chemical formula is CCl3F. ओके, R12 वैसे उसका केमिकल नेम क्या है? डाइफ्लोरोमीथेन, जिसका फॉर्मूला है CCl2F2. ओके, ये सब उसके एग्जाम्पल्स है, राइट. तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन आटम्स इन्वॉल्व है, क्लोरीन आटम्स इन्वॉल्व है, फ्लोरीन आटम्स इन्वॉल्व है. ओके, तो ये सब हो गया हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट के बारे में. अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड जो है उसके सेकंड टाइप क्या है? सेकंड प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, सेकंड टाइप ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इज एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट्स. ओके, एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट्स, राइट. सो दे आर ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स. दैट मीन्स हम फ्रीऑन ग्रुप ऑफ जो रेफ्रिजरेंट्स है वो है उसमें एक दो को मिक्स करवा देंगे. एजियोट्रॉप क्या करता है कि मिक्स कर देता है दो रेफ्रिजरेंट को. सपोज दो रेफ्रिजरेंट में बोल रहे हो, उसको मिक्स कर देता है वो. ओके, एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर. वो ऐसे घुल मिल जाएंगे कि उसको सेपरेट ही हम नहीं कर सकते. अंडर एनी प्रेशर, अंडर एनी टेम्परेचर वी कैन नॉट सेपरेट देम. ओके, दो रेफ्रिजरेंट को मिक्स किया जाता है ऐसे इस तरह से कि वो लोग सेपरेट ही नहीं हो सकते अंडर एनी प्रेशर एंड अंडर एनी टेम्परेचर. ओके, एंड दे आर डेजिग्नेटेड बाय 500 सीरीज. उसको डेजिग्नेट कैसे किया जाता है? 500 सीरीज में उसको डेजिग्नेट किया जाता है, राइट. तो उसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं. देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है? R500. ओके, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 73.8% R12 एंड 26.2% R152. तो R500 जो है उसको वो मतलब उसको तो डेजिग्नेट किया जाता है 500 सीरीज में, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी. ये जो R500 ना वो एक मिक्सचर है जिसमें जिसमें R12 भी लिया जाता है और R152 भी लिया जाता है. लेकिन देखिए उसका परसेंटेज देखिए, 73.8% R12, 73.8% R12 लिया जाता है और 26.2% R152 लिया जाता है. ठीक, ओके, तो ये है उसका मिक्सचर, उसका परसेंटेज देखिए, राइट. तो ये हो गया आपका एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट्स. अभी नेक्स्ट देखिए हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स के बारे में. अभी ये हाइड्रोकार्बन, अभी ये जो थर्ड है, ओके, थर्ड टाइप ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, दिस इज हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट. ओके, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट. सो दे आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. उसमें क्या है?
कंपाउंड्स रहते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के। ओके, दे पोजेसेस सैटिस्फाइड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। उनका थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में अभी डिस्कस तो करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, उनके मतलब रेफ्रिजरेंट के सारे प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ थोड़ा विस्तार में बताऊंगी। लेकिन इसी लेक्चर जो है ये सिर्फ रेफ्रिजरेंट के टाइप्स के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में अभी नहीं जाएंगे। लेकिन अब बस समझिए कि उसके प्रॉपर्टीज तो अच्छे हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स है ना, उसके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज अच्छे हैं, ठीक, लेकिन वो फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव है। ओके, फ्लेमेबल मतलब कैचेस फायर, ये जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं, और एक्सप्लोसिव भी है। ओके, ये है आपका हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड इथिलीन, ये सब उसके एग्जाम्पल्स है। ठीक, अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। ये भी एक सब टाइप है हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है 4 टाइप है। ठीक, पहले क्या थे हमारा हालोकार्बन, फिर एजियोट्रॉफ, ओके, फिर हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर अभी नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। ओके, आई फॉरगॉट टू राइट हियर 4 आई थिंक इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। ओके, सो उसके 4 टाइप है। ठीक है, सो दे वर एक्सक्लूसिवली यूज्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ हालोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स। तो हालोकार्बन रेफ्रिजरेंट जब यूज नहीं किया जाता था कोल्ड स्टोरेज या फिर फ्रिज में, तो उसके पहले क्या होता था कि इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स को लोग यूज करते थे। ओके, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स मतलब अमोनिया, एआर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स है। ओके, उनका भी ठीक ठाक है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उसको डोमेस्टिक पर्पज के लिए कोई यूज नहीं करता है इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। उसको सब कमर्शियल पर्पज, इंडस्ट्री में यूज होता है आपका ये सब रेफ्रिजरेंट। अभी भी यूज किया जाता है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स है। ओके, तो आई होप कि आपको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का सारे क्लासिफिकेशन आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप इतना तक देख सके और आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को थोड़ा जरूर लाइक कर दीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना मत भूलिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में। ठीक है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट तो अब हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अभी उसका हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या हम लोगों ने सीखा था कि रेफ्रिजरेंट के 2 टाइप से, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। तो ये जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है वो क्या है अभी वो जानेंगे। The refrigerant which is fast cooled by primary refrigerant and then used for cooling purpose is known as secondary refrigerant. जो रेफ्रिजरेंट पहले कूल होता है by the primary refrigerant, ओके, एक रेफ्रिजरेंट को हम यूज कर रहे हैं जो कि पहले कूल होता है, which is fast cooled by primary refrigerant. प्राइमरी रेफ्रिजरेंट उसको पहले कूल करता है, फिर वो कूलिंग पर्पज के लिए यूज होता है, and then that is used for the cooling purpose. Okay, this is known as secondary refrigerant. Okay, the refrigerant which is जो कि पहले कूल होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट उसको कूल करता है, फिर वो कूलिंग पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है आपका ब्राइन। ओके, एग्जाम्पल इज ब्राइन। ओके, सो अब हम थोड़ा विस्तार में ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप आइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ओके, आइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ओके, हम लोग भी आइस प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं फ्रीज में, लेकिन वो छोटा छोटा क्यूब्स है, छोटा छोटा क्यूब्स का आइस हम लोग फॉर्मेशन कर पाते हैं फ्रीज में। ओके, लेकिन अगर हमें बड़े बड़े ऐसे क्यूब्स की चाहिए तो थोड़ा तो प्रोसेस डिफर करेगी। ओके, अभी हमें इतना बड़ा बड़ा आइस का ब्लॉक्स चाहिए, बड़ा बड़ा आइस का ब्लॉक्स चाहिए, तो थोड़ा प्रोसेस उसमें डिफर करेगी। और कैसे डिफर करेगी अभी हम उसके बारे में देखिए। एग्जांपल के तौर पे मैं आइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को थोड़ा समझिए आप। ओके, इस वीडियो में वहां पर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है। ओके, देखिए मैं आपके साथ डायग्राम शेयर कर रही हूं। वर्किंग इन एन आइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ओके, वर्किंग इन एन आइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो देखिए यहां पर भी
कॉम्प्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व और इवापोरेटर दोनों, ये चारों चीज तो यूज होती ही होती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी यूज किया जाता है। ओके, एक्स्ट्रा भी यूज किया जाता है। तो यहां पर देखिए इवापोरेटर से क्या होता है, आपका अमोनिया वेपर, अमोनिया वेपर मतलब यहां पर अमोनिया यूजुअली यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट में, ठीक है, अमोनिया यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट के तौर से, राइट। तो क्या होता है, ये अमोनिया वेपर इवापोरेटर से जाता है कंप्रेसर में, ओके, कंप्रेसर में जाता है, तो वो कंप्रेस होके कंप्रेस्ड होके फिर कंडेंसर में जाता है, ठीक है। कंडेंसर में वो हीट को लिबरेट करता है और फेज ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है, तब वो जो अमोनिया है वो लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर से बता रही हूं, ये अमोनिया वेपर्स क्या करता है, इवापोरेटर से कंप्रेसर में जाता है, ओके, कंप्रेस होता है, फिर कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में वो हीट को लिबरेट कर देता है, हीट को छोड़ देता है वो एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फिर उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर होता है कंडेंसर में, ठीक, कंडेंसर में उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। लिक्विड अमोनिया फिर क्या करता है, एक्सपांशन डिवाइस में आता है, राइट। तो एक्सपांशन डिवाइस में उसका प्रेशर जो है वो घटता है, टेम्परेचर भी घटता है, राइट। फिर वो लिक्विड अमोनिया क्या करता है, आता है इवापोरेटर में, ओके। ये तो रहा आपका वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ओके। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब एक नया फेज भी हो रहा है। देखिए यहां पर आप सेकेंडरी सर्किट देख रहे हैं, ठीक, इसका आप सेकेंडरी सर्किट देख रहे हैं। देखिए यहां पर क्या यूज किया जाता है, यहां पर ब्राइन सोल्यूशन, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पानी पानी देख रहे हो, ये ब्राइन सोल्यूशन है। व्हाट इज दिस ब्राइन सोल्यूशन एंड ब्राइन टैंक? ओके, ब्राइन सोल्यूशन मतलब सॉल्ट और वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर दिया जाता है। जब वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दिया जाता है दोस्तों, तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट -21 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यूजुअली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब वाटर में सॉल्ट मिला दिया जाता है तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट -21 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो ब्राइन सॉल्यूशन आप देख रहे हो ना, ये क्या करता है, ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की तौर से काम करता है, ओके। ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है ये पहले ठंडा होता है, ये पहले ठंडा होता है। ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है ये क्या करता है, यहां पर आप देख रहे हैं आइस कैन, बड़े बड़े आइस का कैन रखा हुआ है, ओके। यहां पर आइस प्रोडक्शन हो रहा है, ओके। यहां पर भी आपको वाटर मिलेगा जो, ओके। तो पहले ये ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो ठंडा होता है, फिर उसका ठंडाई से ये यहां पर जो वाटर होता है ना वो फिर आइस में कन्वर्ट होते हैं, वो ठंडा होता है, ओके। पहले क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन पहले ठंडा होता है, ओके। फिर उसके इफेक्ट से ये जो आइस कैन में जो पानी रहेगा ना वो ठंडा रहेगा। अगर हम नॉर्मल वाटर में अगर हम लोग आइस को मिला देंगे और डायरेक्टली ठंडा करेंगे तो वो आइस और वो आइस को कोई खाएगा नहीं, वो कंजप्शन के लिए वो कोई दैट इज नॉट फिट फॉर कंजप्शन, इसीलिए वैसा किया जाता है कि तो फिर क्या होता है कि ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है ना ये हीट को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द आइस कैन, फ्रॉम जो भी आइस कैन में जो भी पानी रहेगा उसमें से वो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर पंपिंग के थ्रू वो इवापोरेटर में जाता है, ओके। देखिए इवापोरेटर में जाता है, फिर वो हीट एक्सचेंज करता है, ओके। हीट एक्सचेंज करता है, किसके साथ हीट एक्सचेंज करता है, अमोनिया के साथ, ओके। अमोनिया के साथ वो हीट एक्सचेंज करता है, ठीक। तो अमोनिया जब हीट को गेन करेगा तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो ब्राइन सॉल्यूशन वो हीट को दे रहा है तो इसका मतलब ब्राइन सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा। फिर ब्राइन सॉल्यूशन क्या करता है, यहां से इवापोरेटर से आता है ब्राइन टैंक को, ओके। ब्राइन टैंक में आता है, फिर ब्राइन टैंक में आके ब्राइन टैंक में जब आएगा तो वो कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन विल एंटर इनटू द ब्राइन टैंक एंड आफ्टर दैट it will cool the water present inside the ice can. It will cool the water present inside the ice can. Okay.
तो आइस कैन में फिर जो पानी रहेगा उसको ठंडा करेगा, उसको आइस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, और वो जो आइस में कन्वर्ट करेगा वो आइस दैट विल बी फिट फॉर द कंजप्शन पर्पज। ओके, तो ये रहा आपका ये जो ब्राइन यूज किया जाता है वो एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। ओके, वो एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, राइट। तो अब हम आई थिंक आपको सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की अच्छे से अभी समझ में आ गई होगी। ओके, so thank you for watching the video and please subscribe my channel for more videos.